Assalamu alaikum students. Today our topic is about transport of materials across cell membrane. लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। In passive transport, the transport of materials is slow across the cell membrane because it does not require any energy. Passive transport में जब materials transport होते हैं across the cell membrane तो इसमें energy की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है और ये slow होता है, ये transport slow होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है it occurs against या down the concentration gradient and does not require any carrier proteins। इसमें हमें सिर्फ concentration gradient होता है जिसकी वजह से materials flow करते हैं from the region of high concentration to the region of low concentration, इसलिए इनमें carrier proteins की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस प्रोसेस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं या पास ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल वाटर है, गैसेस ही, आयन्स है, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं आयन्स ही वही ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमने कल देखा ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें इसकी जो एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन में हमने देखा कि गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, है ना। और इसी तरह ऑस्मोसिस में भी हमने देखा कि किस तरह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हमने बात की। डिफ्यूजन में गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे थे बिकॉज एक साइड में या सेल के बाहर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस ज़्यादा थी, अंदर कम होते थे, गैसेस बाहर से अंदर जाते थे। इसी तरह ऑस्मोसिस में भी हमने वाटर की कंसंट्रेशन देखी या सॉल्वेंट की, तो वहाँ पे भी सॉल्वेंट मूव कर रहा था फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिंपली कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, ये स्लो होता है और ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो एग्जांपल्स दे आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, करेक्ट। तो नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये रैपिड होता है, इट इज़ रैपिड यानी कि फास्ट होता है और इसमें हमें एनर्जी की भी रिक्वायर ज़रूरत पड़ती है। एंड जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP है। ATP आप इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ोगे ये ATP क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने याद रखा ये फास्ट होता है और इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना ये भी ओकर हो जाता है, इट ऑल्सो एक्ट्स अगेंस्ट द ओकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कैरियर प्रोटीन्स की, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कैरियर प्रोटीन्स की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं या सम आयन्स ही है ना, लाइक एनी पॉजिटिव पोटेशियम, पॉजिटिव सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये प्रोसेस होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने याद रखा सिंपली ये फास्ट होता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड इसमें हमें कैरियर प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड द थर्ड जो हमें पढ़ना है हम दैट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट, दैट्स द बल्क ट्रांसपोर्ट। देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ इट इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैक्रोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस में या इस मेथड में, इस ट्रांसपोर्ट में मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं या सॉलिड फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी इट्स ऑल्सो एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बल्क ट्रांसपोर्ट में आप याद रखिए इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स, सॉलिड फूड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो यूटिलाइजेस एनर्जी, यानी कि ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बल्क ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट जो है ना ये दो किस्म का है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इंक्लूड्स इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब हम देखेंगे इंडोसाइटोसिस क्या होती है, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स इनगल्फ करते हैं फूड या अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडोसाइटोसिस में भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो इनगल्फ करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं फूड या अदर सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मीडियम से यूजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो एक एग्जांपल है दैट इज एमोबा। एमोबा एक्वायर करता है फूड बाय इंडोसाइटोसिस। फिलहाल
आप यहाँ पे इतना ही याद रखें, इसको इंशाल्लाह आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस में ऑर्गेनिजम्स इनगल्फ करते हैं फूड है, तो या बाकी सब्सटेंसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एंडोसाइटोसिस जो है ना, ये भी 2 किस्म की है। इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। एक है पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है ये भी 2 किस्म की है। वन इज़ पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इनटेक ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ फूड होते हैं, यानी कि फ्लूइड्स इनटेक करते हैं ऑर्गेनिजम्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इट्स अ नॉन स्पेसिफिक इनटेक ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ पे होता है, जो सेल के बाहर होता है। फिर यही ऑर्गेनिज्म इसको ऑब्टेन करता है, इनटेक करता है फ्लूइड को, लिक्विड फूड को या लिक्विड्स को इनटेक करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस में आप याद रखिए, ऑर्गेनिज्म सिंपली फ्लूइड्स ऑब्टेन करता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। करेक्ट, तो इसलिए इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। अब फैगोसाइटोसिस दूसरा है इसका टाइप। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इट्स इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बाय सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड या फ्लूइड्स ऑब्टेन कर रहा था, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑब्टेन कर रहा था ऑर्गेनिज्म। फैगोसाइटोसिस में वो सॉलिड फूड ऑब्टेन कर रहा है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन हम एंडोसाइटोसिस में 2 किस्म डिफाइन कर रहे हैं, पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होता है थ्रू द सेल में, इसलिए इसको सेल ईटिंग भी बोलते हैं। पाइनोसाइटोसिस में फ्लूइड्स ऑब्टेन कर रहा है और फैगोसाइटोसिस में वो सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसपोर्ट में जो दूसरा किस्म है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन कर रहे हैं फूड, एक्सोसाइटोसिस में वो उसको इजेक्ट कर रहे हैं, जो इसमें वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको एक्सक्रीट करते हैं। एक्सोसाइटोसिस में ऑर्गेनिजम्स जो इसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है इसको वो एक्सक्रीट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। ये कैसे होता है, इसमें मेम्ब्रेन जो होना है वो फ्यूज होता है, किसका मेम्ब्रेन, एक्सोसाइटोटिक वेजिकल का, जो फूड वेजिकल्स में होता है, जो इनटेक करता है फूड, वहाँ पे वेजिकल जो होता है वो इसमें फ्यूजन ऑफ वेजिकल होता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और वो एक्सट्रूड करता है या इजेक्ट करता है कंटेंट्स जो सेल में वेस्ट्स होते हैं या कंटेंट्स होते हैं टू द सराउंडिंग मीडियम। इस वक्त वो सेल से बाहर जाता है। सिंपली यहाँ पे एक्सोसाइटोटिक वेजिकल जो है ना, इसका जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ताकि वो इसमें जो वेस्ट्स हैं कंटेंट्स हैं वो सराउंडिंग इसमें वो इजेक्ट या एक्सट्रूड करे। तो इन सिंपल टर्म्स इसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, इट रिमूव्स अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है फूड वेजिकल्स में, या सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस हार्मोन्स एंजाइम्स होता है दैट ओकर्स बाय एक्सोसाइटोसिस है। एक तो इससे वेस्ट्स रिमूव होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो वेजिकल्स में होता है, या अगर इसको सेक्रेशन करना होगा ना सब्सटेंसेस का लाइक हार्मोन्स एंजाइम्स का, तो वो भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल वोमिटिंग और ईफैगी भी इसको कहा जाता है, सेल वोमिटिंग और ईफैगी। तो आप याद रखना, ब्लड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस है, और एक्सोसाइटोसिस में एक्सक्रीशन होता है। इंडोसाइटोसिस में ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करता है फूड। इसके बाद आपको याद रखना थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आप 11th में पढ़ोगे डिटेल में, साइटोलॉजी जब आप पढ़ोगे। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, पहले इसमें लेमिलर मॉडल दिया गया था, लेमिलर मॉडल, वो डेनियल एंड डेरसन ने दिया था 1935 में, और फिर इसकी जो स्ट्रक्चर था वो एक्सप्लेन किया था रॉबर्टसन ने, J.D. रॉबर्टसन ने इन 1959 है। इन साइंटिस्ट ने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें 3 लेयर्स होते हैं, डार्क लाइट डार्क लेयर्स इसमें होते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल लाइट इसमें लिपिड होता है बाइलेयर दैट सैंडविचेड बिटवीन 2 प्रोटीन मोनोलेयर्स है। फिलहाल आपको इसमें जाना नहीं है, आप याद रखिए फर्स्ट मॉडल जो दिया, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत मॉडल्स हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया था उस वक्त लेमिलर मॉडल को, ये डेनियल एंड डेविसन ने दिया था, फिर रॉबर्टसन ने इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन जो दूसरा मॉडल है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्वाइट रिसेंट है और ये इट इज़ वेल एक्सेप्टेड नाउ, यही एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो इस मॉडल जो है ना ये रिसेंट है एंड इट्स एक्सेप्टेड मॉडल। इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था 1972 में। इस मॉडल के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन है दैट्स मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड इसमें जो एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, ठीक है। इस मॉडल में उसने कहा था, उन साइंटिस्ट ने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2
इट इज़ मेड अप ऑफ, एक तो इसमें लिपिड बायलेयर होते हैं और 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो लिपिड बायलेयर है डेट फॉर्म्स हाईली विस्कस फ्लूइड इन विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। जो इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, तो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन मोज़ेक मैनर है। तो इंशाल्लाह आप ये हायर क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए, यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन एंड इट इज़ क्वाइट accepted model of this plasma membrane. अब functions of plasma membrane क्या है? Plasma membrane जो है ना, it forms या it gives form to the cell. सेल को ये शेप देता है, फॉर्म देता है सेल को, और सेल की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है कि सेल जो है ना, अगर इसकी बाउंड्री नहीं होगी तो वो कहाँ होगी, इसकी फॉर्म ही नहीं होगी, इसकी इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है। इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल है ना, ये आपको पता है, इट्स सेलेक्टिवली परमेएबल। इसी तरह इसमें सेल कंटेंट्स इसी में होते हैं और ये प्रिवेंट करता है सेल कंटेंट्स को मिक्स होने से किसके साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल वॉल है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी है ना, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स भी है, जैसे सेल मेम्ब्रेन ये है, तो ये बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है, यहाँ से सेल ऑर्गेनेल्स को ये बाहर नहीं देना देती है सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह ये सेल को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सेल इंजरी। दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, now thank you।